कमल आसन पे विराजमान हंसवाहन वीणापाणी मां शारदे के श्री चरणों में नमन करता हुआ आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी विद्यार्थियों से एक अनुरोध करता हूं कि जो ये उद्बोधन होता है 2 मिनट का जो उद्बोधन होता है, इस उद्बोधन को आप अवश्य सुने। इस उद्बोधन में कई बातें ऐसी बताई जाती है जो आप इस यूट्यूब के द्वारा या सोशल मीडिया पर कई बातें ऐसी होती है जिन्हें आप किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आपको उन्हें प्राप्त करनी है, तो उसके बारे में भी बताया जाता है। मॉडल पेपर तो अपन देखेंगे ही, उससे पहले आप ये उद्बोधन अवश्य सुने। उद्बोधन सुनना बहुत आवश्यक है। तो आज हम ये दूसरा मॉडल पेपर जिसका उत्तर जारी कर रहे हैं। इससे पहले आप सभी के अनुरोध पर, यानी राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का जो प्रेम से तर आदेश जो मुझे मिला था कि मॉडल पेपर्स के उत्तर जारी किए जाएं, कल एक मॉडल पेपर का उत्तर जारी किया गया। आज दूसरे मॉडल पेपर के उत्तर भी मैं अपलोड करने जा रहा हूं। आप इनका अध्ययन करें, भली भांति अध्ययन करें। मां शारदे से यही प्रार्थना करता हूं कि आपको बोर्ड परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त हो। उच्चतम अंक तो प्राप्त होंगे ही जब हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। संपूर्ण हिंदी साहित्य, आपसे और कहना चाहूँगा, बार बार कहता हूँ कि संपूर्ण हिंदी साहित्य मात्र 4 घंटे में अपलोड किया गया है। 4 घंटे के समय में यानी संपूर्ण हिंदी साहित्य का कोर्स आप कर सकते हैं, जिनकी संख्या 25 वीडियो हैं। 25 वीडियो है। 25 वीडियो में संपूर्ण पाठों से संबंधित है, सरयू से संबंधित है, मंदाकिनी से संबंधित है, काव्य शास्त्र से संबंधित है। इसके अलावा 1 वीक सीरीज जारी की गई है जिसमें लगभग 50 प्रश्न हैं और मुख्य 50 प्रश्नों के उत्तर जारी किए गए हैं, उत्तर सहित जारी किए गए हैं। बहुत ही अच्छी शैली में उत्तर लिखे गए हैं। आपको सिर्फ सुनना है और सुनने के पश्चात मुझे पूर्ण विश्वास है, यानी जब आप ये 25वां वीडियोस और ये तीनों मॉडल पेपर यदि तैयार कर लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप हिंदी साहित्य के किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। फिर कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि मुझे ये प्रश्न नहीं आता है। और फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे ये नंबर देख रहे हैं। वैसे आप सभी के मैसेज मुझे प्राप्त होते हैं राजस्थान में, कभी धौलपुर से, कभी उदयपुर से, कभी बाड़मेर, कभी जैसलमेर से, कभी चित्तौड़गढ़ से, कभी सिरोही से, कभी जोधपुर से, कभी चूरू से, कभी सीकर से, यानी बहुत सारे विद्यार्थियों के, कभी नागौर से, और मेरे जो लोकल विद्यार्थी हैं उनके मैसेज भी मुझे मिलते रहते हैं। और जब जब मेरे विद्यार्थी का मुझे मैसेज प्राप्त हुआ है, उसने किसी भी प्रकार की कोई शंका प्रकट की है, तो मैंने समर्पित होकर के उनकी जिज्ञासा को शांत करने का पूर्ण प्रयास किया है। आप स्वयं देख सकते हैं, जिस विद्यार्थी ने क्वेरी भेजी है उसके लिए मैंने समाधान करने का पूरी कोशिश की है। यानी जब आप ये देख लेंगे तो उसके बाद में आपके कोई डाउट रहेगा ही नहीं। और यदि रह जाता है तो आपके पास ये मेरे नंबर हैं, वीडियो के अंत में भी मेरे नंबर और दिए गए हैं। दोनों में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने यहाँ जैसे 12th कक्षा की हिंदी साहित्य तो है ही है, इसके अतिरिक्त आपके लिए यानी 10th से लेकर के 8वीं से लेकर के इंग्लिश 8वीं से 12वीं, हिंदी 8वीं से लेकर के 12th तक, यानी हिंदी कंपलसरी 11th 12th के लिए, हिंदी साहित्य 11th 12th के लिए सभी प्रकार के वीडियोस जारी किए जाते हैं। जैसे किसी प्रकार की कोई व्याख्या समझ में नहीं आ रही है तो वो व्याख्या अच्छी तरह से बताई गई है, अपलोड की जा रही है, तो आप उसे देखें। देखने से, यानी ये जो वीडियोस जारी किए जाते हैं इनमें बहुत सारी संदर्भ पुस्तकों के माध्यम से कलेक्शन किया जाता है, अच्छे से अच्छा बताने का प्रयास किया जाता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अवश्य ही इनका अध्ययन करेंगे। आप जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखते समय आप स्क्रीन को क्षैतिज पर रखें, यानी स्क्रीन को इस प्रकार जरूर रखें, खड़ा नहीं रखें, ताकि आप अच्छी तरह से देख सकेंगे, अच्छी तरह से सुन सकेंगे। और भी यदि आप जैसे मान लो ईयरफोन का यूज करते हैं तो और भी अच्छी बात है। आपका पेपर सबसे सुपर होगा, आपका ये हिंदी साहित्य का पेपर सबसे सुपर होगा। आप तो निश्चिंत होकर के अध्ययन करें, हमेशा पढ़े हुए टॉपिक पर चिंतन करें। और भी नए सेशन में नई बातें
और नए वीडियोज़ भी अपलोड होते रहेंगे, तो आप देखते जाइए। यानी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। जैसे मान लो आप 12th पास आउट हो गए, उसके बाद भी आपके अगर मान लो कोई विद्यार्थी हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है, तो कॉलेज यानी जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, एमडीएस है, इसके अतिरिक्त राजस्थान के समस्त जो विश्वविद्यालय हैं, उनके विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके हिंदी साहित्य से संबंधित सामग्री अपलोड की जाती है। इसके अतिरिक्त जैसे मान लो कंपटीशन एग्जाम्स हैं, तो हिंदी साहित्य के बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स के वीडियोज भी जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जैसे मान लो पटवारी है, ग्राम सेवक है, रीट है, और भी अन्य वैकेंसीज के जो हिंदी से संबंधित है या सामान्य ज्ञान से संबंधित है, वीडियोज जारी किए जाते हैं। तो आप इन्हें देखें, आपके लिए बहुत अच्छा एक गोल्डन चांस है। कई बार क्या होता है कि एक प्रश्न भी भविष्य बदल देता है, तो इसलिए आप अवश्य देखें और अपने साथियों को भी इनसे जोड़ें, ताकि अपना चैनल ऑल राजस्थान में प्रफुल्लित हो, ऑल राजस्थान में विकास करें। आज मेरे साथ राजस्थान के बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट भी अच्छे आ रहे हैं। जब आपके कमेंट अच्छे आ रहे हैं तो मुझे उत्साह मिलता है, और उस उत्साह से मैं और अधिक जानकारी के साथ और अच्छी निखार के साथ वीडियोस प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। तो थोड़ी लंबी हो जाएगी बात। ये दूसरा मॉडल पेपर है। हम तीसरा मॉडल पेपर भी, यदि आप कहेंगे तीसरे मॉडल पेपर के बारे में, तो तीसरे मॉडल पेपर के बारे में भी हम कर लेंगे बात। यदि आप कहेंगे तो तीसरा मॉडल पेपर भी जारी कर देंगे। तो आप तो बताते जाइए, यानी आपकी सेवा में हर समय हम हाजिर हैं। इसलिए आइए अब देखते हैं कि दूसरे मॉडल पेपर को हम किस प्रकार हल करें। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है और उनका उत्तर किस प्रकार हमें लिखना है। देखिए, पहला प्रश्न, सप्रसंग व्याख्या कीजिए, और ये कहाँ से ली गई है आपको भी अंदाज लगाना है, और इसे पढ़ना कैसे है। देखे छिति अंबर जल है चारी ओर, छोर तीन तर वर सब ही को रूप हर्यो है। महाजर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। दारुण तर नितर नदी सुख पावे, सब सीरी घन छाह चाहे बही चित्त धैर्यो है। देखे चतुराई सेनापति कविताई की जू, ग्रीष्म विषम वर्षा की सम कर्यो है। अर्थात सेनापति नाम है तो सेनापति जैसे लिया गया है। तो अब आप सेनापति के लिए प्रसंग में क्या लिखेंगे। सेनापति का कोई भी पद आता है तो इसमें आप प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यावतरण प्रकृति के चितेरे रीतिकालीन कवि सेनापति द्वारा विरचित कवित रत्नाकर की तीसरी तरंग ऋतु वर्णन से उद्धृत है। इस कवित में कवि ने ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का समान रूप से वर्णन किया है। अब देखिए, इसमें व्याख्या आपको किस प्रकार करनी है। व्याख्या में आपको लिखना है कि ग्रीष्म ऋतु के संबंध में कवि सेनापति वर्णन करते हुए कहते हैं कि धरती और आकाश में चारों ओर भीषण तपन फैल रही है। गर्मी की भीषणता ने पेड़ पौधों की हरियाली को हर लिया है। सब जगह लूएं चल रही है। जलयुक्त वायु भी शुष्क होकर शरीर को सुखा रही है, अर्थात सेक रही है। हर एक प्राणी ठंडी छाया की अभिलाषा रखते हैं। कवि सेनापति कहते हैं कि मेरी कविता की रचना का चमत्कार तो देखिए कि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी मैंने वर्षा ऋतु के समान किया है। ये तो ग्रीष्म ऋतु के संबंध में है। अब आपको वर्षा ऋतु के संबंध में भी देखना है। वर्षा ऋतु के संबंध में कवि क्या कहते हैं। कवि सेनापति कहते हैं कि धरती और आकाश में सर्वत्र जल ही जल है। वर्षा जल से पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं। वर्षा ऋतु की झड़ी लगी हुई है जो अनवरत भाद्रपद माह तक चलती है। बादलों की ठंडी छाया से तन भी ठंडक महसूस कर रहा है। जल की अधिकता से नदियों में पानी भर जाने से लोग नदियों में नावें तैरा कर सुखानुभूति करते हैं, या नाव के माध्यम से वो नदियों को पार करते हैं। बादलों की ठंडी छाया के लिए हर एक के मन में अभिलाषा बनी हुई है। कवि कहते हैं कि मेरी कविता का चमत्कार देखिए, मैंने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी वर्षा ऋतु के समान किया है। अब आपको तीसरी बात इसमें विशेष लिखनी है। विशेष के संबंध में आप एक ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लो, ये जरूरी नहीं है कि ये आप यही लिखें, जो आपको विशेष लगता है वो आप लिख सकते हैं। जैसे प्रकृति वर्णन में ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का समान रूप से वर्णन किया है। अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा में रचित कविता लय यति गति के साथ उचित प्रवाह में है। आप देखेंगे
कि प्रत्येक पद में किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई अलंकार अवश्य होता है और मोस्ट रूप से जैसे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग तो हो ही जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा जो अथवा में आपका आएगा, केथी थी माता मुझको राजीव नयन, दो नील कमल है शेष अभी, ये पुरष चरण पूरा करता हूं देकर मौत एक नयन, कहकर देखा तुणीर ब्रह्म सर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता हुआ वह महाफलक, ले अस्त्र वाम पर दक्षिण लोचन ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन, जिस क्षण बंद गया वेदने को दृढ़ निश्चय कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। वैसे तो ये खड़ी बोली में लिखी हुई है, हिंदी में लिखी हुई, तो आप इसका सरलार्थ वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लिखना कैसे है, इसका प्रसंग कैसे लिखना, देखिए प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश छायावादी युग के सशक्त हस्ताक्षर एवं मानव मन की व्याख्या करने वाले महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा विरचित राम की शक्ति पूजा काव्यखंड से उद्धृत है। जब भी कविता होती है उसमें इन्वर्टेड कोमा बंद करना है। इस काव्य में कवि ने निराशा में आशा, सत्य पर असत्य और अधर्म पर धर्म की विजय दिखलाकर सांस्कृतिक उपमानों का प्रयोग किया है। राम रावण युद्ध के समय श्री राम ध्यानमग्न होकर आराधना कर रहे थे। अंतिम जप के समय मां दुर्गा के चरणों में अंतिम नीलकमल की आहुति देने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया। नीलकमल लेना चाहा परंतु पुष्प पात्र रिक्त होने के कारण रिक्त था और प्रस्तुत अंश में उसी घटना का वर्णन हुआ है। अब इन पंक्तियों का वर्णन कर दीजिए, व्याख्या देखिए। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री राम के हृदय में स्मृति जगी और प्रसन्न होकर उन्होंने सोचा उचित उपाय यही है। गंभीर गर्जना करते हुए राम ने कहा, मेरी माँ मुझे बाल्यकाल में सदा राजीव नयन कहा करती थी, अतः मेरे पास ये दो नेत्र अभी शेष हैं। अभी साधना की अंतिम आहुति अर्थात एक कमल और चढ़ाना है, इसलिए मैं अब नेत्र रूपी कमल चढ़ाकर पूर्णाहुति करने का प्रयास करता हूँ। हे माता, मैं अपना एक नेत्र नील कमल के स्थान पर समर्पित कर जब पूरा करता हूँ। ऐसा कहकर श्री राम ने अपने तरकस में से ब्रह्म बाण निकाला जो चमचमा रहा था। चमचमाते विशाल नोक वाले इस बाण को हाथ में लिया। अपने बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से अपनी दाहिनी आंख को पकड़कर प्रसन्नतापूर्वक अपने नेत्र रूपी कमल को मां देवी के चरणों में अर्पित करने हेतु तैयार हो गए। जो ही श्री राम ने अपना नेत्र कमल निकालना चाहा, उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड कांपने लगा। तत्क्षण देवी दुर्गा अवतरित हुई। और विशेष इसमें क्या है, अनुप्रास, यमक और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। राजीव नयन नाम होने से अपनी एक आंख नील कमल के स्थान पर समर्पित करने का ओजस्वी वर्णन हुआ है। श्री राम को दृढ़ निश्चयी कर्मठ साधक बताया गया है, ये इसमें विशेष है। तीसरा प्रश्न है वो रेखांकित सप्रसंग व्याख्या करनी है, ये आपको ही करनी है और ये आपको ही करनी है। मैं आपको सीधे अगले प्रश्न पे ले चलता हूं, तीसरे प्रश्न पे। और तीसरा प्रश्न है आपके कि भारतेंदु युग के कवियों का परिचय दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस युग में भारतेंदु युग में विविध कवियों ने अपनी काव्य रचनाएं की है, परंतु उनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास प्रमुख उल्लेखनीय है। प्रमुख कवियों का परिचय इस प्रकार है। लगभग 4 कवियों का परिचय आप याद कर लें। 4 कवियों का परिचय बहुत होता है। किसी न किसी युग के कवि का परिचय आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो 1850 से लेकर के 1885 ईस्वी तक वर्तमान थे। सेठ अमीरचंद की वंश परंपरा में जन्मे कविवर भारतेंदु बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास के पुत्र थे। बाल्यावस्था से ही काव्य रचनाएं आरंभ कर कवि प्रतिभा और सर्वोत्मुखी रचना क्षमता का परिचय दिया। उस समय के पत्रकारों और साहित्यकारों ने इसे भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने लगभग 70 रचनाएं लिखी, जिनमें से मुख्य आपको बता देता हूँ। प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद, वेणुगीति इत्यादि उल्लेखनीय। और भी इसमें यदि आप विशेष रूप से चाहते हैं तो भारतेंदु से संबंधित पृथक से एक वीडियो जारी किया गया, आप उसमें और अधिक डिटेल में जाकर के देख सकते हैं। दूसरा है आपके बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, जो 1855 से लेकर के 1923 तक थे। भारतेंदु मंडल में अन्यतम स्थान पाने वाले प्रेमघन का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ। इन्होंने गद्य और पद्य में विपुल साहित्य की रचना की। इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका
नागरी नीरद और मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इनके द्वारा अब्र नाम से उर्दू में भी कविताएं लिखी गई है। बद्रीनारायण चौधरी ने अब्र नाम से भी लिखा करते थे। इनकी रचनाएं देखिए, रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु इत्यादि। इनकी मृत्यु है 1923 में हुई थी। आगे देखिए, तीसरा जो कवि है वो प्रताप नारायण मिश्र, जो 1856 से लेकर के 1894 तक, और ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र का जन्म बेजे गांव, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ। ज्योतिष का पैतृक व्यवसाय नहीं अपना करके साहित्य रचना की ओर प्रवृत्त हुए। कानपुर के रंगमंच और वहाँ की साहित्यिक संस्था रसिक समाज से उनका निकट संबंध था। इन्होंने प्रेम और भक्ति की तुलना, समसामयिक देश दशा और राजनीतिक चेतना का वर्णन किया है। इन्होंने ब्रज भाषा में ही रचना लिखी है, खड़ी बोली में कोई रचना नहीं लिखी है प्रताप नारायण मिश्र ने। चौथा आपके हैं जगमोहन सिंह, जो 1857 से 1899, और ठाकुर जगमोहन सिंह मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। काशी में संस्कृत अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त कर भारतेंदु जी के संपर्क में आए। श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है। इनकी रचनाएं देखिए, इनकी रचनाएं, जगमोहन सिंह की रचनाएं देखिए आप, कि प्रेम संपत्ति लता 1885 में, श्याम लता 1885 में, श्याम सरोजनी 1886 में, देवयानी 1888 में। स्वाभाविक काव्य प्रवृत्ति के धनी जगमोहन सिंह भावुक नवृत्ति के कवि थे। ये था इनका परिचय, बस इतना ही लिखना है। अब देखिए, चौथा प्रश्न आपके इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, रेखा चित्र और संस्मरण को परिभाषित करते हुए उनमें अंतर बताइए। रेखा चित्र की आप परिभाषा लिखें पहले, इस प्रकार एक नंबर लगा करके रेखा चित्र के नीचे अंडरलाइन इस प्रकार करना है। हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के साथ साथ रेखा चित्र नामक नवीन विधा विकसित हुई। इसे स्केच, सब चित्र, तुलिका चित्र, चित्रलेख, व्यक्ति चित्र इत्यादि नामों से भी अभिहित किया गया है। अब रेखा चित्र की अपन परिभाषा देख लेते हैं कि क्या परिभाषा है। रेखा चित्र की सटीक परिभाषा है, जिस प्रकार चित्र का उद्देश्य किसी भाव विशेष को दृष्टा के हृदय में जागृत कर देना होता है, ठीक उसी प्रकार रेखा चित्र भी अनुकूल अभिव्यक्ति, कौशल, इतिहास, घटना, मनोविज्ञान, वातावरण आदि की सहायता से अभिप्सित भाव की अनुभूति करा देता है। ये रेखा चित्र की परिभाषा है। दूसरे आपको संस्मरण और रेखा चित्र बताना, तो संस्मरण आप देखिए, संस्मरण की परिभाषा देख लीजिए। आधुनिक गद्य साहित्य में संस्मरण अपना एक विशेष स्थान रखता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक रूप से स्मरण करना। सम्यक रूप से जब स्मरण करना यानी याद करना। परिभाषा इसकी हो गई, भावुक कलाकार जब अतीत की स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजनामूलक संकेत शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से विशिष्ट कर रोचक ढंग से यथार्थ रूप में व्यक्त कर देता है, उसे संस्मरण कहते हैं। यह आप ध्यान रखेंगे। यदि परिभाषा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। अंतर क्या है? रेखा चित्र और संस्मरण में बहुत सूक्ष्म अंतर है। रेखा चित्र एक प्रकार से चरित्र का लिपिबद्ध चित्र होता है, जबकि संस्मरण चरित्र का दर्पण होता है। रेखा चित्र में लेखक चरित्र की प्रमुख विशेषताएं ही उभारता है, जबकि संस्मरण में चारित्रिक रेखाओं के साथ साथ संपूर्ण परिस्थिति का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। संस्मरण में लेखक पात्र की जिस घटना से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है उसे प्रभावशाली शैली में प्रस्तुत करता है, जबकि रेखा चित्र में चयनित पात्र की समस्त चारित्रिक विशेषताएं कलमबद्ध की जा सकती है। संस्मरण में तो एक विशेष घटना का वर्णन होता है, लेकिन इसमें यानी संपूर्ण चारित्रिक विशेषताएं लिखी जा सकती है। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है प्रगतिवादी काव्य की विवेचना कीजिए। प्रगतिवादी काव्य की संज्ञा उस काव्य को दी गई जो छायावाद की समाप्ति काल में 1936 ईस्वी के आसपास सामाजिक चेतना को लेकर अस्तित्व में आया। प्रगतिवादी काव्य के उद्भव और विकास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां तो सहायक थी, साथ ही छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी काव्य की प्रतिक्रिया भी उसमें निहित थी। जब छायावाद अपने अंतिम समय पर कुंठाग्रस्त हो गया था, उसके विकास में अवरोध आ गया था, तब साहित्यकारों ने पहचाना और तदनुकूल नए आयामों का विकास होता गया। एक नया मानवतावाद जन्मा जिसे प्रगतिवाद नाम दिया गया। ये ध्यान रखेंगे। अतः प्रगतिवाद वह साहित्यिक धारा है जो एक विशेष पद्धति से विशेष दिशा की ओर बढ़ती है, जीवन को भी उसी ओर ले जाती है। अब इस प्रगतिवाद की विशेषताएं देख लेते हैं। क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता है इसकी,
आस्था प्रेरित मानवता, आस्था प्रेरित मानवता। सामाजिक यथार्थ की दृष्टि से प्रगतिवादी काव्य आशा, आस्था और निष्ठा की किरणें प्रसारित करती है। आस्था की डोर को थामकर प्रगतिवादी कवि घुटन, निराशा और पराजय की अनुभूतियों पर विजय पाता रहा है। दूसरा है, इसकी विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति। देखिए दूसरी विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति। प्रगतिवादी काव्य का उल्लेखनीय विषय है विशेषता है भारत की शोषित जनता के प्रति सहानुभूति की राग अलापने वाले ये कवि राष्ट्रीयता से अंतर्राष्ट्रीयता की ओर बढ़े हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको पहचान मिली है। अगला है इसका राष्ट्रीय चेतना और देश प्रेम। प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं, राष्ट्र के प्रति प्रेम, देश की धरती के प्रति सम्मान और मातृभूमि की हर सांस से संपृक्ति का भाव प्राय सभी प्रगतिवादी कवियों में मिलता है। विदेशी दासता का विरोध, पूंजीवाद सामंतवाद का विरोध, शांति प्रसार की कामना, लोक जीवन के यथार्थ स्थितियों का अंकन इत्यादि इनके काव्य में प्राप्त होता है। जैसे आप इसका उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे बिक रहा पूत नारीत्व चांदी के थोते टुकड़ों में, कर्तव्य पालता धनिक वर्ग मदिरा के जूठे प्यालों में। उस समय की ये कविताएं थी। चौथी इसकी विशेषता है, चार विशेषता लिखनी है। लोक चेतना, प्रगतिवादी काव्य में लोक जीवन की मार्मिक और मधुर छवियों का चित्रण मिलता है और इस युग के प्रमुख कवि है रामविलास, केदारनाथ, नागार्जुन, त्रिलोचन इत्यादि। अगला देखिए छठा प्रश्न आपके, ये भी 4 नंबर का है। और उपन्यासकार के रूप में प्रेमचंद का मूल्यांकन कीजिए। उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्ध मुंशी प्रेमचंद ने समकालीन पाश्चात्य विचारधाराओं का अध्ययन कर कार्ल मार्क्स और रूसी क्रांति से बेहद प्रभावित थे। भारतीय साहित्य में जब साम्यवादी आंदोलन का प्रवेश हुआ तो वे प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष बनाए गए। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी जो मानसरोवर में 8 भागों में संकलित है। इसके अतिरिक्त उनके काव्य में उपन्यास का अनूठा प्रयोग है। तो अपने को उपन्यासकार के रूप में लिखना है तो उपन्यासकार के रूप में आप क्या लिखेंगे? पहली बात है इसमें कि उपन्यासकार के रूप में इनका मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है। पहली बात है शोषित समाज का यथार्थ चित्रण। मुंशी प्रेमचंद के समाज में किसान और शोषित वर्ग की प्रधानता है। सबके सब बेहद गरीब हैं, अपनी खेती का कारोबार चलाने के लिए जमींदारों साहूकारों की सरकार पर निर्भर है, बेहद भोले भाले और निष्कपट हैं, ईश्वर में उन्हें गहरी आस्था है, परंपरागत समस्त रीति रिवाजों और व्यवस्थाओं पर पूर्ण विश्वास है। इन सभी को अपने साहित्य में स्थान देकर उनकी दशा को बताने का प्रयास मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में किया है। दूसरी है भारत का यथार्थ चित्रण, यानी उस तत्कालीन भारत में कैसी व्यवस्था थी उन सब का चित्रण उन्होंने किया है। यथार्थ चित्रण, भारत की दरिद्रता अर्थात ग्रामीण अंचल का सटीक वर्णन करने वाले मुंशी प्रेमचंद भारत के कर्ज के बोझ में दबे हुए लोगों का सुंदर चित्रण किया है, वहीं अपनी परिस्थितियों के प्रति सजग बनाने का प्रयास भी किया है। दूसरी ओर ग्रामीण समाज की दरिद्रता के कारणों का भी प्रभावशाली ढंग से उद्घाटन किया है। तीसरा देखिए उपन्यासों का समकालीन बोध। प्रेमचंद का रचना संसार पराधीन भारत की विषम परिस्थितियों का सचित्र वर्णन है। 20वीं शताब्दी के तीसरे अंश में भारत एवं उनकी कहानियों और उपन्यासों में शताब्दियों के लिए अमर हो गया। हिंदी में उनके समान ऐसा अन्य कोई साहित्यकार अभी तक पैदा नहीं हुआ है जो समकालीन जीवन को निरंतर अपनी रचनाओं में स्थान देकर वह अपनी कला साधना को पूर्णता प्रदान करे, ऐसा कोई कवि या कलमकार नहीं हुआ है। प्रेमचंद ने भारत के अतीत और वर्तमान को बहुत गहराई से समझकर भविष्य दर्शन के लिए अपनी प्रतिभा और प्रज्ञा का रचनात्मक प्रयोग किया था। उनके उपन्यासों में इस प्रयोग सामर्थ्य का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। यदि कोई व्यक्ति 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पराधीन भारत का सही स्वरूप देखना चाहे तो उसके मानस की हलचलों, आवेश, विद्रोही स्वरों, शक्तियों का साक्षात्कार करना चाहे तो उसे प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वहाँ यानी भारत की सच्चाई उसमें लिखी हुई है। भारत पराधीन क्यों हुआ? इस प्रश्न के उत्तर में प्रेमचंद ने अपने औपन्यासिक चित्रों की रेखाएं आरंभ करते हैं। उनका प्रथम उपन्यास रूठी रानी एक सामान्य कृति है। यही उनकी वह कथाकृति भी है जिसमें वीर और देशभक्ति
देशभक्तों की आपसी फूट, ईर्ष्या, द्वेष आदि के कारण पराधीनता का अंधकार भारत में प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है। यह अंधकार चारों ओर इतना घना छा गया है कि उसे मिटाना कोई सरल काम नहीं है। प्रेमचंद उस अंधकार के नीचे छटपटाते, कसमसाते और उससे बाहर निकलने के लिए अपनी शक्तियों को तोतले दरिद्र गांव की इतनी अधिक तस्वीरें खींचते हैं कि इतने गहरे रंग भर देते हैं कि गुलामी से दवा पिसा भारत अपनी पूरी दीप्ति और क्रांति के साथ नए प्रकाश में जागने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हो उठता है। यानी कि उनके उपन्यासों में इतनी सच्चाई है कि भारत स्वयं, भारत के ये जो प्रबुद्ध लोग हैं वो सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि भारत की स्थिति का सुधार किया जाना आवश्यक है। उनके द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं वो है वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, कायाकल्प, रंगभूमि, गब्बन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। इन सब उपन्यासों में भारत के समकालीन जीवन के प्रति प्रेमचंद की गहरी आस्था और उसे अपने रचना संसार में उतारने की अधिकता यानी अधिकतर जो है वो तत्परता इनके काव्य में झलकती है। 7वां प्रश्न आपके हैं काव्य शास्त्र से संबंधित, गण क्या है? गण पहचान सूत्र का विश्लेषण कीजिए। सामान्यतः छंद शास्त्र में 3 अक्षरों के समूह को गण कहा गया है। वर्णिक छंदों के लिए गणों का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि वर्णिक छंद के लक्षण और उदाहरण गणों के आधार पर ही चलते हैं। गण 8 प्रकार के होते हैं। गण पहचान सूत्र में 10 अक्षर होते हैं, इसलिए इन्हें दशाक्षर भी कहा जाता है। इन्हें दशाक्षर भी कहा गया है। और गण पहचान सूत्र क्या है? गण पहचान सूत्र आप जानते ही हैं, यमाता, राजभान, सलगा। यमाता, राजभान, सलगा। यमाता यानी जैसे मान लो एक मात्रा के लिए आप ये काम में लेंगे, 2 मात्रा के लिए एक काम में लेंगे। यह का मतलब 1 मात्रा, माँ का मतलब 2 और इसका मतलब 3, यानी यहाँ पर ये 2 2 4 5 मात्रा। यमाता, मातारा, इसमें तीनों ही बड़ी बड़ी मात्राएं हैं। राजभा, एक बड़ी, एक छोटी और एक इस प्रकार। तो इनकी आप गणना है वो इस प्रकार की जाती है। जबान, जब हम जैसे जैसे मान लो किसी भी कविता को पढ़ते हैं या किसी पद को पढ़ते हैं तो उसमें वर्णों की संख्या किस प्रकार निर्धारित की जाती है, किस प्रकार देखनी है कि इसमें कौन सा गण है। जैसे यज्ञण है, एक मग्गण है, एक तग्गण है, एक रगण है, तो वो देखने के लिए ये हमारा जो गण सूत्र है वो काम में आता है। तो 8वां जो होता है वो सलगा होता है। ले का मतलब लघु और गे का मतलब गुरु, यानी राजभान सलगा, यानी शतक तो आ गया सगण, ले का मतलब लघु और गे का मतलब गुरु, यानी इसलिए इनमें पूरे 10 अक्षरों को मिलाकर के इनको दशाक्षर भी कहते हैं। प्रश्न आ सकता है दशाक्षर क्या है? गणों के समूह को दशाक्षर कहते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, टिप्पणी लिखिए द्रुत विलंबित छंद और कवित छंद। द्रुत विलंबित, जैसे ये एक वर्णिक छंद है, इसमें कुल 12 वर्ण होते हैं जिनमें क्रम से 1 नग्गण, 2 भग्गण और 1 रगण, और इसको हम नभ भर कह सकते हैं। नग्गण, भग्गण, भग्गण, रगण ये कहा जाता है। और इसका उदाहरण आपको देना है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कुंबली निकुल पल्लव की प्रभा। 9वां प्रश्न देखिए, मानवीकरण अलंकार क्या है? मानवीकरण अलंकार क्या है? सोदाहरण बताइए। जब जड़ पदार्थों, प्राकृतिक दृश्यों, अमूर्त वस्तुओं का वर्णन चेतन रूप में अर्थात मानव अनुभूतियों के रूप में किया जाता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उत्साह नागरी। एक तो ये है। दूसरा उदाहरण ये भी लिख सकते हैं कि दिवसावसान के समय मेघमय आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। आप सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि प्रकृति की जैसे मूक जो वस्तुएं हैं उनको बोलती हुई दिखाया जाता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। टिप्पणी लिखिए दृष्टांत अलंकार और समासोक्ति अलंकार। दृष्टांत अलंकार क्या है? देखिए, जहां उपमेय उपमान का साधारण धर्म अलग अलग होते हुए भी उनमें बिंब प्रतिबिंब भाव निहित होता है, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है कि पड़ी प्रेम नंदलाल केर हमेन भावत जोग, मधुप राजपद पाय केर भीखन मांगत लोग। ये दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। उपमेय उपमान का जो साधारण धर्म अलग अलग है फिर भी इसमें बिंब प्रतिबिंब का भाव है। समासोक्ति अलंकार, इसमें पूछा गया है जहां प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया गया हो, अर्थात संक्षेप कथन से ही प्रस्तुत और अप्रस्तुत की ओर इंगित करना समासोक्ति अलंकार होता है। जैसे दिनकर कुल में दिव्य जन्म पा, दिनकर कुल में दिव्य जन्म पा, बढ़कर नित तरवर के संग,
मुझे पत्तों की साड़ी में ढककर अपने कोमल अंग। ये समासोक्ति अलंकार है जो प्रकृति से संबंधित भी है। 12वां प्रश्न है आपके कि ओज गुण किसे कहते हैं। 1 नंबर का प्रश्न है, जिस काव्यांश के पढ़ने या सुनने में ओज, तेज, उत्साह, साहस, पौरुष, वीरता, आवेश इत्यादि का संचार हो तो उसमें ओज गुण होता है। यह वीर, रौद्र और विभत्स रस के लिए अधिक प्रयोग में आता है। इतना ही लिखना है। जैसे 10वां प्रश्न ये भी 1 नंबर का है, च्युत संस्कार दोष क्या है। जहां व्याकरण नियमों के विरुद्ध शब्दों का प्रयोग किया गया हो च्युत संस्कार दोष होता है। जैसे मर्म वचन जब सीता बोला, पंचम स्वर में कोकिल बोला। यहां पर देखिए व्याकरण का यानी मर्म वचन सीता, सीता स्त्रीलिंग है तो यानी बोली होता, लेकिन इसमें बोला दिया हुआ है। कोकिला जो है ये भी स्त्रीलिंग है, इसमें भी ली का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें भी आ की मात्रा है, इसलिए इसमें च्युत संस्कार दोष है। 13वां प्रश्न देखिए, उत्तम प्रकृति के लोगों के बारे में रहीम क्या कहते हैं। ये अब सरयू आ गई है। उत्तम प्रकृति के लोगों के बारे में कवि रहीम ने कहा है कि उत्तम प्रकृति के लोगों पर कुसंगत का कोई प्रभाव नहीं होता है। जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर विषैले सांपों का वास होने पर भी चंदन कभी विषैला नहीं होता, अर्थात उनके गुणों को ग्रहण नहीं करता है और ना ही अपनी सुगंध खोता है, उसी प्रकार उत्तम प्रकृति के लोग भी निम्न प्रकृति के लोगों के साथ रहकर भी अपने गुणों को नहीं बदलते हैं। निम्न प्रकृति के लोगों को उत्तम प्रकृति की ओर बदलने का प्रयास करते हैं। 14वां प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न है, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित से कवि का क्या आशय है। ये कौन सा है, यानी उसमें से सुमित्रानंदन पंत भारत माता कविता में से है। सुमित्रानंदन पंत द्वारा विरचित भारत माता कविता से उद्धृत इस पंक्ति का आशय है। इस प्रकार लिखोगे तो आपकी शैली अच्छी रहेगी। प्राचीन काल में भारत की दयनीय दशा थी, उसका वर्णन है, उसका भावपूर्ण और यथार्थ वर्णन इन्होंने किया है। कवि के कहने का अर्थ है कि उस समय भारत अत्याचारी के सामने झुके हुए दबे हुए रहते थे। भारत के किसान का मन धरती के समान सहिष्णु और कुंठाग्रस्त था। वह करुण विलाप से कांपता हुआ भी अधरों से मंद हास्य के साथ मौन रहता है, अर्थात अपने दुखों को प्रकट नहीं करता है। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, यानी मन में दुख है लेकिन फिर भी वो उन दुखों को अपने होठों पर, अपनी आंखों पर नहीं आने देता है। 15वां प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा ने आज के पुरुषार्थ को विलाप क्यों कहा है। आधुनिक युग की मीरा के रूप में प्रसिद्ध महान कवयित्री महादेवी वर्मा ने वर्तमान युग पर व्यंग्य किया है। इस पंक्ति का आशय यह है कि दुखी होने का दिखावा कर अपने कष्ट व्यथा प्रस्तुत कर एक नाटक रचता है। उनके द्वारा इस प्रस्तुतिकरण में स्वार्थ स्पष्ट झलकता है। पुरुष अपने पुरुषत्व से नहीं, असत्य और छल से अपना जीवन व्यतीत करने में लग गया है, अर्थात इसी को इन्होंने कहा कि पुरुषार्थ है वो एक विलाप है। 16वां प्रश्न देखिए, बार बार रोहिणी के पूछने पर मिठाई वाले ने अपने अतीत को किस प्रकार बताया। रोहिणी के बार बार पूछने पर मिठाई वाले ने अपने अतीत का वर्णन करते हुए कहा है कि वह अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ थे। स्त्री थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे। उनका सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, उनके प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। देखिए मैंने इसको यानी भूतकाल में लिखा है, उसमें प्रेजेंट में लिखा हुआ है, नहीं वर्तमान काल में लिखा हुआ था। आपको उस प्रश्न के आधार पर आपको उत्तर देना है। समय की गति और विधाता की लीला ने सब कुछ छीन लिया। अपने बीवी बच्चों के खो जाने के पश्चात वह उन बच्चों की खोज में कभी मिठाई, कभी मुरलियां और कभी खिलौने बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। उनके घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बच्चों की झलक पाने के लिए वह इस प्रकार के कार्य करता है। 17वां प्रश्न देखिए, भारतवर्ष को प्रकृति का पुण्य स्थल क्यों कहा गया है। भारतवर्ष में प्रकृति की विशेष कृपा रही है। यहाँ सभी ऋतुएं समय पर आती है और पर्याप्त काल तक ठहरती है। ऋतुएं अपने अनुकूल फल फूलों का सृजन करती है। भारतीय मनीषी वन में रहना पसंद करते थे। वृक्षों में पानी देना धार्मिक कार्य समझते थे। सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता था। इसलिए कहा गया है कि भारतवर्ष प्रकृति का पुण्य स्थल है। 18वां प्रश्न, सहिष्णुता किसके लिए अभिशाप है। एक शब्द में देना चाहो तो कायर के लिए सहिष्णुता अभिशाप है। एक सेंटेंस में देना चाहो
रामधारी सिंह दिनकर के काव्यखंड कुरुक्षेत्र के अनुसार जिसमें प्रतिकार करने की क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, जो अन्याय का डटकर मुकाबला नहीं कर सकता है, अर्थात कायर व्यक्ति के लिए सहिष्णुता अभिशाप है। 19वां प्रश्न देखिए, पद और प्रतिष्ठा मनुष्य के बीच नैसर्गिक संबंधों को समाप्त कर देते हैं, गुल्ली डंडा कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए, स्पष्ट कीजिए। गुल्ली डंडा में पद और प्रतिष्ठा की यथार्थ तुलना की गई है। कथानायक एक अफसर बनकर अपने बाल्यकाल की स्मृतियों को तरोताज़ा करने हेतु अपने बाल सखाओं से घुल मिलकर खेलने की योजना बनाता है। स्वयं से अधिक कुशल खिलाड़ी गया को बुलाता है, खेल का आयोजन करता है। इस खेल में कथानायक महसूस करता है कि आज गया मुझे खिलाने और मेरा मान रखने के लिहाज से खेल रहा था, ना कि स्वयं की रुचि के लिए। कभी नहीं हारने वाला गया हर बार कथानायक को ही जिताने का प्रयास करता है। लेखक ने कहा कि पद और प्रतिष्ठा नैसर्गिक संबंधों को समाप्त कर देते हैं, अर्थात यदि वह आज इतना बड़ा अफसर नहीं होता तो शायद वह अपने बचपन की स्मृतियों को अच्छी तरह से तरोताजा कर लेता। अथवा में आपके इसमें पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन ने भारत में जातिवाद को छिन्न भिन्न कर दिया, कैसे समझाइए। भक्ति आंदोलन के समय जातिगत संकीर्णता को इतना स्थान प्राप्त नहीं था जितना वर्तमान समय में है। भक्ति काल में विभिन्न जातियों के लोग जैसे जुलाहे, दर्जी, नाई, महार, अन्य जातियों के लोग भी एक साथ रहते थे। उस काल में जाति प्रथा की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था। भक्ति काल में लोग भावात्मक रूप से एकजुट थे। भक्ति काल में जाति, धर्म, वर्णाश्रम की तीव्र आलोचना की गई थी। भक्ति काल में भक्ति करने वाले जनों को ही गले लगाया गया और उस समय ज्ञान के आधार पर व्यक्ति की पूजा की जाती थी। इसलिए कहा गया है कि भक्ति आंदोलन ने जातिवाद को छिन्न भिन्न कर दिया। भक्ति आंदोलन ने जातिवाद को छिन्न भिन्न कर दिया। 20वां प्रश्न देखिए। 20वां प्रश्न है, छायावादी वर्तमान भौतिकता की चक्काचौंध में राम की शक्ति पूजा साधारण आदमी की पीड़ा को अभिव्यक्त करती है, स्पष्ट कीजिए। 4 अंकों का प्रश्न है। छायावादी युग के सशक्त और हस्ताक्षर और महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा विरचित राम की शक्ति पूजा में कवि ने श्री राम को अवतारी नहीं बता करके एक सामान्य मानव के रूप में चित्रित किया है। श्री राम के व्यक्तित्व को अपनी कल्पना के आधार पर चित्रित किया है। पौराणिक कथानक को आधुनिक युग की मानव भावनाओं और वेदनाओं से संयोजित कर वर्तमान यथार्थ को प्रस्तुत किया है। इस कार्य में कवि ने कहा है कि अन्याय जिधर है उधर है शक्ति, अर्थात आज समाज में ये देखा जाता है कि न्याय मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हर तरह शोषित हो रहे हैं, अन्यायी व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। सही रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को विभिन्न पीड़ाएं भोगनी पड़ती है। आज का सामान्य मानव पीड़ा भोग रहा है। उसी को ध्यान में रखकर श्री राम के चरित्र को रूपायित किया है और काव्य के अंत में कवि कहता है कि वर्तमान भौतिकता के कारण ही व्यक्ति का सम्मान नहीं कर स्वार्थवश धन के पीछे दौड़ रहा है। इसलिए उन्होंने कहा वर्तमान भौतिकता की चक्काचौंध में आदमी की पीड़ा को भूल गया है। अथवा में आपके प्रश्न है, पठित अंश के आधार पर गणानंद का काव्य सौंदर्य लिखना है। काव्य सौंदर्य में आपको इस प्रकार लिखना है, शुरुआत ऐसे करनी है कि रीतिकालीन रीतिमुक्त स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि गणानंद, जो लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर प्रवृत्त स्वच्छंद धारा के कवि हैं, गणानंद के काव्य सौंदर्य को निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला इसमें भावपक्ष में देखिए, गणानंद का प्रधान विषय प्रेम है। इनके काव्य में सौंदर्य वर्णन प्रेम की सूक्ष्म दृष्टि पर आधारित है। पहला इसका पॉइंट है भाव गंभीर्य और रस। भाव गंभीर्य और रस, इसके नीचे अंडरलाइन करनी है। गणानंद के काव्य में भाव की गंभीरता और सात्विकता है। विरह की आग में जलकर गणानंद ने प्रेम को संसार का कंचन बना दिया है। अपने प्रिय के समक्ष समर्पण करना और उसी पर आश्रित रहना गणानंद के प्रेम चित्रण की कलात्मकता है। जैसे कवि कहते हैं कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, सांस चले तज आपन पो, जिजके कपटी ज निशांक नहीं, कौन दो पाटी पड़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटांक नहीं। यानी बहुत अच्छा उदाहरण है ये। दूसरा इसका पॉइंट है आत्मदशा निवेदन। इसके अंतर्गत गणानंद कहते हैं कि मेरी पीड़ा का कोई और छोर नहीं है। और एक छंद में कवि लिखते हैं कि अंतर आंच उसास तपे अति अंग उसीजे उदेग की आवश। ये यदि आप पूरा देखना चाहते हैं तो गणानंद से संबंधित जो वीडियो बनाया गया उसमें ये पूरा
लिखा हुआ है। पूरे पद का सरलार्थ भी बताया हुआ है। तीसरा है इसमें स्मृति और वेदना। अनेक बार कवि का वर्तमान उसे अतीत में ले जाता है। संयोग में वियोग और वियोग में संयोग की स्मृतियों की वेदना भी उसे सताती है। सुजान का रूप, सौंदर्य, व्यवहार, संयोगकालीन जीवन की अविस्मरणीय बातें उसे व्याकुल कर देती है। गणानंद कहते हैं कि गणानंद प्यारे सुजान सुनो, गण आनंद प्यारे सुजान सुनो, गण आनंद प्यारे सुजान, गण आनंद प्यारे सुनो, जी हराई सदा दुख दागनी है, सुख में मुख चंद बिना निरखे, नखते सिक लोविस पागनी है। ये उदाहरण है इसका। चौथा है इसमें प्रेम की सात्विकता। प्रेम की सात्विकता। गणानंद प्रेम की पीर के कवि थे। गणानंद की प्रेम की पीर वासना में नहीं होकर के सहज और सात्विक है। सुजान को ईश्वर के अंश के रूप में देखते हैं। उनके आगमन की प्रतीक्षा में रहते हैं और कहते हैं कि दीठी को और कहूँ नहीं ठोर। ये उदाहरण है इसका। दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फिरीद्रग रावर रूप की दोही, एक विश्वास को टेक गहे लगी आशा रहे बसी प्राण बटोही। इसका उदाहरण आप दे सकते हैं। कला पक्ष देखिए इसका। कला पक्ष में गणानंद के काव्य में भाव पक्ष के समृद्ध वैभव के साथ ही कला शिल्प भी उतना ही उत्कृष्ट है। गणानंद के भाव उनकी भाषा का अनुसरण करते हैं। कभी कभी लगता है जैसे वो शब्दों के साथ खेल रहे हैं। गणानंद की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में है। भाषा में प्रवीण होने के कारण इनकी भाषा में अरबी, फारसी, राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली के शब्द भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। मतलब शॉर्टली लिखना है। आप यदि गणानंद को पूरा जानना चाहते हैं तो गणानंद से संबंधित जो वीडियो चढ़ाया गया है उसमें आप देख सकते हैं। 21वां प्रश्न देखिए। पद्माकर अथवा बाबू गुलाब राय का साहित्यिक परिचय दीजिए। दो अंकों का प्रश्न है ये। 16 यानी सबसे पहले अपन पद्माकर का देख रहे हैं। 16 वर्ष की अल्पायु में सरस और भावपूर्ण छंदों की रचना करने वाले रीतिकालीन रीतिबद्ध शाखा के प्रमुख कवि पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी में बादा उत्तर प्रदेश में पिता मोहनलाल भट्ट के घर में हुआ। वास्तविक नाम प्यारेलाल था। इनकी कविताएं उस समय बड़ा आदर पाती थी। सतारा के महाराज ने प्रसन्न होकर इन्हें 10 गांव, 1 लाख रुपए और 1 हाथी पुरस्कार में दिया था। जयपुर, उदयपुर, ग्वालियर के राजाओं ने भी इनका सम्मान किया। उत्कृष्ट काव्य प्रतिभा के धनी पद्माकर स्वच्छंद प्रकृति के कवि थे। वह यात्रा पूरे लाव लश्कर के साथ निकलते थे। जब भी यात्रा में एक बार एक राजा को भ्रम हो गया कि वे दूसरा नरेश है उन पर आक्रमण करने आ रहे हैं। 80 वर्ष तक जीवित रहकर कानपुर में गंगा किनारे 1833 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी रचनाएं देखिए। रचनाएं आपको अवश्य याद करनी है कि जगत विनोद, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, आलिजा प्रकाश, हितोपदेश, राज रसायन, गंगा लहरी और प्रमोद पचासा, ये इनकी रचनाएं हैं। पद्माकर ने ब्रज भाषा में परिष्कृत शैली में काव्य रचना की है। इनके काव्य में ब्रज के साथ साथ अवधी, बुंदेलखंडी के शब्द भी मिलते हैं। इनके काव्य में अलंकारों का अनूठा मिश्रण पाया जाता है। श्रृंगार रस की कविताएं लिखने में सिद्धहस्त पद्माकर का काव्य अनुप्रास अलंकार के प्रयोग से इनके सौंदर्य दुगुना हो गया है। बाबू गुलाब राय, जिनका एक शॉर्टली परिचय है। बाबू गुलाब राय का जन्म 1888 ईस्वी में इटावा में हुआ। छतरपुर रियासत के महाराज के प्राइवेट सेक्रेटरी थे। बाद में आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में प्रोफेसर रहे। बाबूजी मननशील व्यक्ति थे। हिंदी के प्रख्यात आलोचक, निबंधकार और संपादक के रूप में बाबू गुलाब राय ने प्रशंसनीय साहित्य सेवा की। साहित्य संदेश नामक पत्र द्वारा आपने साहित्य जगत की खूब सेवा की। आपका काव्यशास्त्र, निबंध और आलोचना के क्षेत्र में समान अधिकार था। इनके द्वारा लिखे हुए देखिए ये जो निबंध है, ठलुआ कलब, मेरी असफलताएं, कुछ गहरे कुछ उथले, इनके श्रेष्ठ निबंध संग्रह हैं। उनके निबंध व्यक्तिपरक, विचारपरक और संस्मरणात्मक हैं। आपके लिए गंभीर और विचार पूर्ण है। मतलब आपके जो विचार है वो गंभीर हैं और पूर्ण हैं। 22वां प्रश्न देखिए। इंद्रिय संयमन और वृत्ति उन्नयन से आप क्या समझते हैं और ये क्यों आवश्यक है? इंद्रियों के संयमन का आशय है कि हम अपनी क्षुधा, तृष्णा से ग्रस्त, सुख भोग तथा वासना आदि के लिए लालायित इंद्रियों को वश में करें। हमें इनको वश में करना है। हमें सदाचार के नियमों का पालन करना चाहिए। वृत्ति उन्नयन से आशय है कि मानव अपनी कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठकर सूक्ष्म वासनाओं की ओर प्रवृत्त करें। मानसिक विकास
को इस तरह गति दें ताकि उनका सांस्कृतिक जगत सुख आनंद में व्याप्त हो जाए। इंद्रिय संयमन और वृत्ति उन्नयन मानव जीवन की सुख शांति के लिए बहुत आवश्यक है। वर्तमान समय में भूख और विलासिता अथवा गेहूं और गुलाब में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, तभी हम प्रचुरता रूपी राक्षसता से, राजनीतिक आर्थिक स्वार्थों के से जनमानस को मुक्ति दिला सकते हैं। अथवा मैं आपके इसका कि वह राजनीतिक जीवन में ही नहीं, पारिवारिक जीवन में भी विद्रोहिणी थी के आधार पर सुभद्रा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। माधवी वर्मा का लिखा हुआ पाठ है। माधवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरणात्मक रेखाचित्र सुभद्रा में लेखिका ने सुभद्रा जी के व्यक्तिगत जीवन का मनोहारी वर्णन किया है। उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को बताते हुए लेखिका लिखती है कि सुभद्रा अपने पारिवारिक जीवन में भी साहसिक निर्णय लिया करती थी। अपनी संतान के भविष्य को सुखमय बनाने के लिए साहसिक कार्य किए। पुत्री के विवाह के विषय में तो उन्होंने परिवार से भी संघर्ष किया और जातिवाद के विरुद्ध थी। देशभक्ति और स्वतंत्रता प्रेमी वीर नारी थी। त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहती थी। कुशल एवं सृजनशील गृहिणी थी। उन्होंने कहा, मैं कन्यादान नहीं करूंगी क्योंकि मनुष्य का दान कैसे कर सकता है। विभिन्न प्रकार की कुरीतियों का विरोध करना सुभद्रा जी के व्यवहार में शुमार था। उन्होंने विश्व वंदे बापू के अस्थि विसर्जन के दिन 100 हरिजन महिलाओं के साथ चलकर के नर्मदा किनारे पहुंची और अस्थि प्रवाह के उपरांत संयोजित सभा के घर में पैदल यात्रियों को स्थान दिया और तब आगे आकर के उनका अधिकार दिलाया। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में भारत भूमि, तो 23वां प्रश्न देखिए। 23वां प्रश्न में भारत भूमि पर मानव अंतःकरण का विस्तार किस प्रकार हुआ। भारत भूमि पर मानव अंतःकरण का अनंत विस्तार हुआ। इस देश में दर्शन, आध्यात्मिकता, नीति शास्त्र आदि के अमृत ज्ञान से मानव अंतःकरण का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसमें न केवल मानव जाति समा गई अपितु पशु पक्षी और पेड़ पौधों को भी स्थान मिला। उच्चतम देवताओं से लेकर के रेत के कणों तक, महानतम से निम्नतम तक सभी को, यानी सब कोई उस विशाल अनंत मानवता में स्थान पा गए। इसी भारत भूमि के मानव ने सकल ब्रह्मांड को अविच्छिन्न अखंड इकाई के रूप में देखा और उसकी प्रत्येक धड़कन को अपनी धड़कन जाना। भारत भूमि पर मानव ने प्रकृति के साथ संयोजित होकर अपना तादात्म्य स्थापित किया। प्रकृतिस्थ समस्त वस्तुओं के सहयोग से अपने व्यक्तित्व, अध्यात्म, बल और बुद्धि का विस्तार किया। 24वां प्रश्न देखिए। चौथम सौ मील की क्या विशेषताएं हैं, जो कि उस पाठ में से देव कोठारी द्वारा लिखा हुआ है। लेखक देव कोठारी द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत, यात्रा एक पावन तीर्थ की, में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्वर्णिम स्मृतियों का रेखांकन करते हुए लेखक चौथम सौ मील का वर्णन करते हुए बताते हैं कि ये समुद्री किनारे पर स्थित एक जंगल से जुड़ी एशिया की सबसे बड़ी 100 मील अर्थात 12 मील है। यहाँ लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठों को मशीनों से काटा जाता है। काटी हुई लकड़ियाँ रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं। यहाँ स्थित म्यूजियम में जंगली लकड़ी एवं वृक्षों के स्वरूप चित्रकारी के माध्यम से बताए गए हैं। सुनामी के दौरान इस मील में बहुत अधिक नुकसान हुआ था। 25वां प्रश्न देखिए। हिंदू जाति की मनोरचना के 2 महातत्व कौन से हैं, इनके समन्वय का क्या परिणाम रहा, लिखिए। हिंदू जाति की मनोरम रचना के 2 महातत्व हैं, विश्लेषणात्मक शक्ति और साहसिक कवित्व दृष्टि। इनके समन्वय ने इस जाति को सदैव इंद्रियों से परे बढ़ने की शक्ति प्रदान की है। इन तत्वों ने ही इस जाति को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है तथा ये दोनों मिलकर हमारे राष्ट्रीय चरित्र का केंद्र बिंदु बन गए। इन दोनों तत्वों के सुंदर समन्वय ने हिंदू जाति के चरित्र को संस्कारित कर स्वस्थ जीवन प्रदान किया है। 26वां और अंतिम प्रश्न देखिए। तुमसे देश बलिदान मांगता है, इसका क्या आशय है। ये वाक्य माधव ने शेखर से उस समय कहा जब हूणों का सरदार तोरमान तक्षशिला को पददलित कर रहा था। माधव शेखर से आग्रह करता हुआ कहता है कि वह अपनी ओजस्वी वाणी के प्रभाव से और अपने शब्दों के बल पर युवकों की सोई हुई आत्माओं में जान फूंक कर मातृभूमि के लिए लड़ने को प्रेरित करें, जिसमें हजारों लाखों भुजाएं अपने सम्राट और अपने देश की रक्षा के लिए शस्त्र हाथ में लें। माधव शेखर से कहता है कि ये देश तुमसे बलिदान मांगता है, अर्थात अपने कवि कर्म को छोड़कर राजधर्म का निर्वहन करना होगा। अपनी कलम के स्थान पर तलवार धारण करते हुए मातृभूमि के लिए अपने कर्तव्यों को
पूरा करना होगा। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगे तो आप बताना कि अगला वीडियो यानी अगला जो उत्तर है वो जारी किया जाए या नहीं किया जाए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को अवश्य ही भेजेंगे। जय हिंद, जय भारत।